नेपाल की राजधानी काठमांडू में सोशल मीडिया प्रतिबंध के खिलाफ भड़के जेनजी रेवोल्यूशन के बीच अचानक राजनीतिक नेतृत्व पर एक नई चर्चा शुरू हो गई है। शुरुआती दौर में इस आंदोलन का चेहरा काठमांडू के मेयर बालेन शाह थे, लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की का नाम सामने आने लगा। सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बालेन के हाथों से कुर्सी सरक गई। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। दरअसल 9 सितंबर 2025 को आंदोलनकारी युवाओं ने डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर 4 घंटे लंबी वर्चुअल बैठक की। इस डिजिटल मीटिंग में 5000 से अधिक युवा जुड़े। बैठक में अंतरिम नेतृत्व के लिए बालेन शाह का नाम सबसे पहले सामने आया। आंदोलनकारी चाहते थे कि बालेन अंतरिम प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी संभालें, लेकिन उनकी ओर से कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया न मिलने पर विकल्प तलाशना शुरू किया जाने लगा। इस चर्चा के दौरान सुशीला कार्की का नाम प्रमुखता से आगे आया। वोटिंग कराई गई तो कार्की को 98.9% समर्थन मिला, जबकि बालेन शाह को 32% वोट मिले। यही नहीं, कार्की के पक्ष में 2500 से अधिक लिखित हस्ताक्षर भी जमा हुए थे, जबकि आंदोलनकारियों ने पहले 1000 हस्ताक्षरों की मिनिमम कंडीशन तय की थी। मतदान के नतीजों के बाद कार्की ने फोन कॉल के जरिए आंदोलनकारियों को संदेश दिया कि अगर लोग उन्हें जिम्मेदारी देना चाहते हैं तो वो आगे आने को तैयार है। उन्होंने भारतीय पत्रकारों से बातचीत में भी कहा कि ये उनके लिए सम्मान की बात है कि नई पीढ़ी को उनके ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा है। इस बीच सेना प्रमुख अशोक राज ने सुझाव दिया कि आंदोलनकारियों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी यानी आरएसपी या व्यापारी दुर्गा प्रसाई जैसे राजनीतिक चेहरों से बातचीत करनी जरूरी होगी। लेकिन युवाओं ने साफ कर दिया था कि वो किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नेतृत्व नहीं चाहते। उनका रुख था कि अंतरिम सरकार पूरी तरीके से गैर राजनीतिक और निष्पक्ष होनी चाहिए। इसी बीच आरएसपी नेता और पूर्व डिप्टी पीएम रवि ने फेसबुक वीडियो जारी कर साफ किया कि वो सरकार बनाने की किसी भी कवायद में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि ना तो वो नेतृत्व की दौड़ में है और ना ही किसी गुप्त बैठक का हिस्सा बने हैं। बुधवार शाम को सुशीला कार्की का नाम मीडिया में तेजी से चलने लगा। कहा जाने लगा कि सेना प्रमुख से मुलाकात के बाद औपचारिक घोषणा की जा सकती है। सेना मुख्यालय के बाहर मौजूद प्रदर्शनकारियों को लाउडस्पीकर से संदेश दिया गया कि हर समूह अपने अपने पसंदीदा नेताओं के नाम और संपर्क विवरण सुबह तक उपलब्ध कराए। हालांकि भीड़ में हर कोई सहमत नहीं था। कुछ प्रदर्शनकारी कार्की के नाम का विरोध कर रहे थे और बालेन शाह समेत बाकी युवा चेहरों को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे थे। असहमति बनने पर सेनाधिकारियों ने साफ किया कि जब तक सभी पक्ष अपने अपने सुझाव स्पष्ट रूप से नहीं देंगे, तब तक अंतिम फैसला नहीं लिया जाएगा। देर रात घटनाक्रम तेजी से बदला। सुशीला कार्की आर्मी मुख्यालय पहुंची और सेनाधिकारियों के साथ लंबी बातचीत की। इसके बाद ये खबर आई कि उन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर स्वीकार कर लिया गया है। बालेन शाह ने भी सार्वजनिक रूप से उनके नाम का समर्थन कर दिया। हालांकि आंदोलन में बालेन शाह को बड़ा चेहरा माना जा रहा था, लेकिन भारत के प्रति उनके रुख ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया। बालेन अपने दफ्तर में ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगाते हैं, जिसमें भारत के लिपुलक, लिम्पियाधुरा और काला पानी को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। 2023 में उन्होंने भारतीय फिल्म आदि पुरुष की रिलीज पर काठमांडू में प्रतिबंध भी लगा दिया था। उस समय उन्होंने कहा था कि भारतीय सिनेमा पड़ोसी देशों की भावनाओं को आहत कर रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि भारत के फिल्म सेंसर बोर्ड की नीतियां नेपाल की संप्रभुता को चोट पहुंचाती हैं और अगर ये रवैया जारी रहा तो द्वीपक्षीय व्यापार और संबंध प्रभावित होंगे। पाटन हाई कोर्ट ने जब भारतीय फिल्मों पर लगे प्रतिबंध को हटाने का आदेश दिया तो बालेन ने न्यायपालिका और नेपाल सरकार को भारत का गुलाम करार दिया था। उन्होंने फेसबुक पर लिखा था कि जब बात देश और इतिहास की आती है तो वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। नेपाल के मौजूदा आंदोलन ने सिर्फ सोशल मीडिया बैन के खिलाफ आवाज नहीं उठाई है, बल्कि सत्ता और नेतृत्व की बहस को भी जन्म दे दिया है। युवाओं ने परंपरागत राजनीति से हटकर गैर राजनीति और ईमानदार चेहरा खोजने की कोशिश वो कर रहे हैं। इसी प्रक्रिया में बालेन शाह की जगह सुशीला कार्की का नाम आगे आया, जिन्हें आखिरकार अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर स्वीकार कर लिया गया। ये घटनाक्रम नेपाल की राजनीति में एक नया अध्याय लिख सकता है। लेकिन वहीं अब अगर कार्की के नाम का भी जिक्र किया जाए तो अब इसमें भी जो मतभेद हैं वो सामने आए हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि उनकी जो उम्र है वो 70 साल से अधिक है, इसलिए वो भी एक सूटेबल पीएम कैंडिडेट नहीं होगी। लेकिन अब खबर में जो भी डेवलपमेंट होगी वो आप तक जरूर पहुंचेगी, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।